संघ पोरीफेरा पर टोटल जानकारी आज के वीडियो में चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, जिसमें से हर एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं संघ पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है। देखिए है पोरीफेरा, पोरीफेरा है। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए, पोर्स धन फेरा। अब इसमें पोर्स जो है इसका अर्थ होता है छिद्र। पोर्स का क्या मतलब होता है? छिद्र। और फेरा का मतलब होता है टू बियर, यानी धारी, धारण करने वाला, यानी छिद्रधारी, छिद्रधारी। इसका मतलब ये हुआ कि इस संघ में छिद्रधारी जंतु आते हैं, इस संघ में छिद्रधारी जंतु आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस संघ के जंतुओं का शरीर जो है उनमें छिद्र पाए जाते हैं, इनके शरीर पर छिद्र होते हैं, या इस संघ के जंतुओं का शरीर छिद्र युक्त होता है। अरस्तु ने सबसे पहले इन जीवों का अध्ययन किया था। जो पोरीफेरा के जंतु थे, सबसे पहले इनका अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने किया था, और इन्हें स्पंज कहा था। अरस्तु ने सबसे पहले अध्ययन किया और इन्हें क्या कहा? स्पंज कहा था। अब जो रॉबर्ट ग्रांट थे, रॉबर्ट ग्रांट थे, इनका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। इन्होंने बताया कि ये जंतु हैं। चूंकि ये पौधों जैसे दिखते थे, लेकिन रॉबर्ट ग्रांट ने क्या बताया कि ये जंतु हैं। जंतु, इन्होंने कहा था कि ये जंतु हैं, और इसे पोरीफेरा संघ में रखा था। इन जंतुओं को पोरीफेरा संघ में रखने का काम किसने किया? रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। अब तक की लगभग 10,000 जातियां खोजी गई हैं। चलिए अब संघ पोरीफेरा के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला लक्षण है, इस संघ के जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि इनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। कई कोशिकाएं तो पाई जाती हैं, कई कोशिकाएं तो इनमें होती हैं, लेकिन ये कई कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं, ऊतक नहीं बनाती हैं। मतलब ये हुआ कि बहुकोशिकीय जंतु तो हैं, लेकिन ये कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। फिर दूसरा है, ये अचल होते हैं। अचल होते, जैसे पौधा कोई है तो ये पौधा लगा है, उसी जगह पर लगा रहता है। अचल यानी चले ना, उसी जगह पर रहे। इसी तरह से ये जो जंतु होते हैं संघ पोरीफेरा के, ये एक ही जगह पर चिपके रहते हैं, चलते नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये पौधों की तरह से अचल होते हैं, चलते नहीं हैं। मतलब किसी आधार से चिपके रहते हैं। जैसे ये आधार है तो ये इससे चिपके रहते हैं इस तरह से। फिर अगला पॉइंट होगा, इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त शरीर वाले होते हैं, छिद्र युक्त शरीर होता है, यानी इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ये जंतु था तो इसके शरीर पर ये बहुत सारे छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक जंतु यहाँ पर हम बनाए संघ का, मान लीजिए ये कोई जंतु है, इस तरह से ये इसका आधार हो जाएगा। यहाँ पर ये बहुत सारे छिद्र हैं और एक यहाँ पर छिद्र है। तो इसके छिद्र कहे गए हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को आस्टिया कहा जाता है और दूसरे को आस्कुलम कहा जाता है। एक को आस्टिया कहते हैं, दूसरे को आस्कुलम कहते हैं। तो देखिए, ये जो छोटे छोटे से इसके शरीर की सतह पर छिद्र पाए जा रहे हैं, असंख्य सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं, असंख्य, इनको आस्टिया कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा पानी स्पंज गुहा में जाता है। और ये जो एक ऊपर की ओर बड़ा सा होता है, इसे आस्कुलम कहा जाता है। जो बड़ा सा होता है इसे आस्कुलम कहा जाता है। जो आस्टिया है इसे आयस्क भी कहते हैं। अगर कहीं आयस्क नाम लिखकर आ जाए तो आप जान लेंगे कि आस्टिया ही आयस्क होते हैं। और ये जो आस्टिया होते हैं ये शरीर की सतह पर असंख्य पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा जल जाता है। जो आस्कुलम होता है ये एक ऊपर की ओर होता है। आपको बता दें कि स्पंज गुहा आस्कुलम द्वारा खुलती है। जो पूरी ये स्पंज गुहा है ये आस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। जैसे देखिए, इसको अगर हम चित्र बनाए स्पंज गुहा का,
अगर इसको कट कर लें, कट करके हम देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा हमें। इधर से एक नाली है, इधर से एक नाली है, इधर से एक नाली है, छिद्र है मान लीजिए, ये सब नालियां हैं। इधर से जल गया, इधर से जल गया, इधर से जल गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और ये सारे जाकर के इस बीच वाले में खुलते हैं। इसको स्पंज गुहा कहा जाता है। ये स्पंज गुहा कहलाती है, जो बीच की जगह होती है, इसके पेट के बीच वाली जगह। जो ये आस्टिया है, आस्टिया को मैंने बताया था अयस्क कहते हैं। इसी तरह से जो आस्कुलम है, आस्कुलम को अपवाही रंध्र भी कहा जाता है। अपवाही रंध्र भी इसका नाम होता है, जो आस्कुलम है। और ये जो जितने भी आस्टिया होते हैं, ये बीच में स्पंजोसील गुहा में खुलते हैं और ऊपर की ओर आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अगला लक्षण, नाल प्रणाली पाई जाती है। बताया था जैसे ये शरीर है इसका, इस तरह से ये आधार से चिपका हुआ है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे से छिद्र हैं, असंख्य छिद्र होते हैं, ऊपर एक आस्कुलम होता है। तो नाल प्रणाली क्या है? अगर इसकी देह भित्ति को इतना सा काटा जाए और इतना सा काट करके देखा जाए तो ये इस तरह से बनी होती है, और इसी में एक कट भाग होते हैं, इन्हीं से जल जाता रहता है। इसे ही नाल प्रणाली कहा जाता है। और फिर आपको बता दें कि जो नाल प्रणाली पाई जाती है, या कैनाल सिस्टम इसको कहा जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो नाल प्रणाली को थोड़ा और समझा देते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नाल प्रणाली है अथवा कैनाल सिस्टम है, ये स्पंजों का विशेष लक्षण होता है, संघ पोरीफेरा का विशेष लक्षण होता है। तो स्पंजों की जो बॉडी वॉल होती है, उसी बॉडी वॉल में नाल प्रणाली अथवा कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बॉडी वॉल में पाया जाता है। और यह कई प्रकार का होता है, एस्कान, साइकान और ल्यूकान। कह लीजिए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एस्कान, साइकान और ल्यूकान। इसमें से जो एस्कान है, यह सबसे सरल तरीके का कैनाल सिस्टम है, जो कि ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया में। और जो साइकान प्रणाली है, ये स्काइफा में पाई जाती है, स्काइफा में। और जो ल्यूकान प्रणाली है, ये स्पॉन्जिला में पाई जाती है, स्पॉन्जिला में। और फिर अगला पॉइंट होगा 5वां, द्विस्तरीय शरीर होता है। तो बाहरी स्तर है, बाहरी स्तर को डर्मल उपकला, डर्मल एपिथीलियम कहो चाहे उपकला कहो, उपकला यानी एपिथीलियम, बाहरी स्तर डर्मल उपकला कहलाती है। और जो भीतरी स्तर है, भीतरी स्तर जो इनका होता है, जठरीय उपकला होती है, जठरीय उपकला। और ये जो जठरीय उपकला है भीतरी स्तर वाली, ये विशेष तरह की कालर कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, कालर कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, जो जठरीय स्तर की उपकला होती है। भाई द्विस्तरीय शरीर है, बाहरी स्तर डर्मल उपकला का बना हुआ है, जो भीतरी स्तर है वो जठरीय उपकला का बना हुआ है, कीप कोशिकाओं का बना होता है। कह लीजिए कीप कोशिकाओं का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसी स्तर को कोइनोडर्म बोलते हैं। अगर पूछा जाए कोइनोडर्म क्या है, तो इसी स्तर को कोइनोडर्म कहा जाता है। आपको बता दें कि कीप कोशिकाओं का पाया जाना संघ पोरीफेरा का विशेष लक्षण है, संघ पोरीफेरा का विशेषता होती है। ये कीप कोशिकाओं का पाया जाना संघ पोरीफेरा की विशेषता होती है। चलिए अब कीप कोशिकाएं अथवा कॉलर सेल्स अथवा कोइनोसाइट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी चित्र की सहायता से आपको समझा देते हैं। संघ पोरीफेरा जंतुओं की देह भित्ति को 2 स्तरों में बांटा गया है। यानी जो संघ पोरीफेरा है, इसके जो जंतु हैं, इनकी देह भित्ति 2 स्तरों की बनी होती है। जो बाहरी स्तर होता है, बाहरी स्तर को डर्मल एपिथेलियम अथवा डर्मल उपकला कहा जाता है। और जो भीतरी स्तर होता है, भीतरी स्तर को जठरीय उपकला अथवा जठरीय एपिथेलियम कहा जाता है। डर्मल स्तर में चपटी पिनैकोसाइट पाई जाती हैं। जो डर्मल स्तर है, इसमें चपटी पिनैकोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो जठरीय स्तर होता है, जो जठरीय एपिथेलियम होता है, इसमें कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी जठरीय एपिथेलियम कीप कोशिकाओं का बना होता है। मतलब सभी स्पंजों के शरीर में कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितने भी स्पंज होते हैं, इन्हीं में कीप कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं। कीप कोशिकाओं को कॉलर कोशिकाएं भी कहा जाता है अथवा कॉलर सेल्स भी कहते हैं, या
कीप कोशिकाओं को कोइनोसाइट्स भी कहा जाता है। यदि इनकी संरचना की बात की जाए तो प्रत्येक कीप कोशिका में एक कॉलर होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। हर एक कीप कोशिका में एक कॉलर होती है और कॉलर के आधार से एक लंबा कसाब या फ्लैजिला निकला हुआ है। जो कॉलर का आधार है, यहाँ से एक लंबा सा कसाब अथवा फ्लैजिला निकला हुआ है और इन कसाबों के द्वारा शरीर के अंदर जल का बहाव बनाया जाता है या जल के बहाव को बनाए रखा जाता है। कीप कोशिकाओं में जो फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला के आधार पर बेसल ग्रेन्यूल होता है, बेसल ग्रेन्यूल। और कीप कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक उपस्थित है और उसी साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल भी पाई जाती हैं। फूड वैक्यूल। यदि कीप कोशिकाओं के कार्य को देखा जाए तो पहला कार्य है, कीप कोशिकाएं कसाभिक अथवा फ्लैजिला के द्वारा भोजन को पकड़ने का कार्य करती हैं। मतलब कीप कोशिकाएं अथवा कोइनोसाइट्स में जो कसाभिक पाया जाता है, ये कसाभिक स्पंज गुहा में आए पानी में तरंगे उत्पन्न करता है और तरंगे उत्पन्न करके पानी में आए भोजन को पकड़ता है। फिर दूसरा कार्य है, इन कोशिकाओं के कसाब लगातार स्पंदन करते हैं जिससे जल का प्रवाह बना रहता है। अर्थात जो कीप कोशिकाएं हैं अथवा कॉलर सेल्स होती हैं, इन कीप कोशिकाओं के कसाब अपनी गति द्वारा नाल तंत्र की गुहा में जल की धारा प्रवाहित करते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि जल की धारा आस्टिया में से होकर जब स्पंज गुहा में पहुंचती है, तब इन्हीं कसाबों के द्वारा आस्कुलम से बाहर निकल जाती है। कुल मिलाकर के जल की धारा को प्रवाहित करते रहते हैं। जल को बहाने का कार्य कौन करता है? यही कसाब करते हैं। और खाना पकड़ने का कार्य यही कसाब करते हैं। इनमें पानी की जो धारा है वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन, पोषण के लिए खाद्य पदार्थ, यहां से पानी गया, यहां से पानी गया, अब इसके अंदर सब पानी पानी भर रहा है, स्पंज गुहा है, उसके द्वारा पानी बाहर निकल जाता है, तो उसी पानी में ऑक्सीजन होगी, इसको ऑक्सीजन भी उसी पानी से मिल जाएगी, और उसी पानी में पोषक पदार्थ होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे, वो भी इसको उसी पानी के माध्यम से मिलते रहते हैं। पानी जाता रहता है, आता रहता है, ये ऑक्सीजन भी उसी से लेता रहता है, पोषण भी उसी से करता रहता है, और उत्सर्जन भी करता है, उसी पानी से उत्सर्जन भी करता रहता है, उत्सर्जन भी उसी जल की धारा से ये करता रहता है, यानी उत्सर्जी पदार्थों को भी उसी जल की धारा से निकालता रहता है, और जनन कोशिकाओं को बाहर भी उसी वही जल ले जाता है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनको बाहर भी उसी जल के माध्यम से ले जाया जाता है। तो समझ गए, इसी जल के माध्यम से सारी चीजें, इसमें पोषण है, उत्सर्जन है और श्वसन है, ये सब इसी जल के माध्यम से होता रहता है। तो 6 नंबर तक हो गया था। 7वां लक्षण होगा अगला, संवेदी व तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें संवेदी कोशिकाएं नहीं है, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं, ये दोनों कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि पौधों के समान एक जगह पर ये लगे रहते हैं। फिर अगले पॉइंट पे हम ये भी जान सकते हैं कि इनका जो शरीर है, जैसे यहाँ पर हम साइकान को बनाए, इस तरह से अभी बनाया भी था आपको, तो यहाँ पर कंटक भी पाया जाता है। ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के बीच में, इन छिद्रों के बीच में कंटक भी पाए जाते हैं। यानी जो शरीर है, इनके शरीर के बीच बीच में कैल्शियम कार्बोनेट के या कह लीजिए कि सिलिका के बने, कैल्शियम कार्बोनेट अथवा सिलिका की बनी कंटिकाएं पाई जाती हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं अथवा सिलिका की बनी, तो जो कंटक पाए जाते हैं, इस तरह से बीच बीच में कंटक भी पाए जाते हैं, इसी के शरीर पर पाया जाता है। और फिर अगर अगले पॉइंट की बात करें, 9 नंबर पॉइंट की बात करें, तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता होती, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन की इसमें
क्षमता होती है। और रीजनरेशन क्या होता है, जैसे इतना भाग इसका कट जाए तो कटने के बाद फिर से उग जाता है। जैसे हमारी उंगली है, ये कट जाए यहाँ से तो फिर से उग जाए। जैसे छिपकली होती है, उसकी पूंछ कट जाती है तो फिर से उग जाती है। इसको रीजनरेशन कहा जाता है, पुनरुद्भवन कहा जाता है। वो बताते चलें कि इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। यानी जितने भी स्पंज होते हैं या जितने भी संघ पोरीफेरा के जंतु हैं, इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। संघ पोरीफेरा के कुछ प्रमुख जंतु। संघ पोरीफेरा में कौन कौन से प्रमुख जंतु हो जाएंगे? पहला हो जाएगा साइकान, साइकान जंतु हो जाएगा। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला हो जाएगा। यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया, और इसी तरह से ल्यूकोसोलेनिया है, और बहुत सारे जंतु हैं। तो इन सभी जंतुओं के बारे में, इनका डिटेल, इनकी संरचना, इनकी लाइफ साइकिल और भी सब कुछ बताने से पहले संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। तो कंकाल के आधार पर, कंकाल के आधार पर, इनका जो शरीर का कंकाल होता है उसके आधार पर इन्हें 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 3 प्रमुख भागों में इनको बांटा गया है। देखिए पहला भाग कौन सा होगा? पहला भाग है कैलकेरिया, कैलकेरिया। दूसरा भाग है हेक्सैक्टिनिलिडा, नेलिडा। तीसरा भाग है डिमोस्पॉन्जियाई, डिमोस्पॉन्जियाई, डिमोस्पॉन्जियाई। ये 3 भाग हो गए। तो कैलकेरिया है, इसके अंतर्गत साइकॉन, साइकॉन को रखा गया है। ल्यूकोसोलिनिया, सोलिनिया को रखा गया है। ये 2 उदाहरण हो जाएंगे, पहला है साइकान, दूसरा है ल्यूकोसोलिनिया। और जो हेक्सैक्टिनिलिडा है इसे हाइलोस्पेंजियाई भी कहा जाता है, अथवा और इसके अंतर्गत यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को रखा गया है। और ये जो डिमोस्पेंजियाई है, डिमोस्पेंजियाई के अंतर्गत यूस्पेंजिया, यूस्पेंजिया और स्पॉन्जिला को रखा गया है, स्पॉन्जिला को रखा गया है। तो कुल मिलाकर के कंकाल के आधार पर 3 प्रमुख भागों में संघ पोरीफेरा को बांटा गया, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलिडा और डिमोस्पॉन्जियाई। कैलकेरिया के अंतर्गत साइकान और ल्यूकोसोलिनिया को रखा गया है। हेक्सैक्टिनिलिडा के अंतर्गत यूप्लेक्टेला को रखा गया है, इसको हाइलोस्पेंजियाई भी कहा जाता है। डिमोस्पॉन्जियाई के अंतर्गत यूस्पेंजिया और स्पॉन्जिला को रखा गया है। अब इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकेरिया को समझेंगे। कैलकेरिया के अंतर्गत जो साइकान है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये है साइकान। ये जो साइकान है ये उथले जल में, उथले जल में पाया जाता है, उथले जल में। और कहां पर? तो समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे पाया जाता है। समुद्र के किनारे जो उथला जल होता है उसमें। और कहां? तो पत्थरों में, पत्थरों, चट्टानों या पौधों कह लीजिए, पौधों से चिपका हुआ। यानी उथले जल में, जहां उथला जल होता है, कम जल होता है, समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं, जो चट्टाने होती हैं, जो पौधे होते हैं, उनसे चिपका हुआ पाया जाता है ये जो साइकान है। और आपको बता दें अधिकतर जो अटलांटिक महासागर हैं, अटलांटिक समुद्र जो हैं वहां पर मिलता है। जो अटलांटिक समुद्र है वहां पर ये अधिकतर पाया जाता है, अटलांटिक समुद्र के किनारों पर। और आपको बताते चलें कि यह देखने में पौधों की तरह होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पौधों के समान होता है, पौधों के समान होता है। और आप ये देखने में बिल्कुल पौधों के समान होता है, जैसे पौधे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से होता है। और इसमें देखिए बहुत सारी शाखाएं भी निकली रहती हैं, यानी ये शाखान्वित होता है।
शाखान्वित होता है, बहुत सारी इसमें शाखाएं निकली रहती हैं, ब्रांचेस निकली रहती हैं। और ये इसका रंग की अगर बात की जाए तो कैसा होता है, भूरे रंग का या पीले रंग का होता है। ये भूरे रंग का अथवा पीले रंग का होता है। जो साइकान है ये भूरे रंग का या पीले रंग का होता है और फूलदान जैसा दिखता है। जैसे फूलदान होता है, बिल्कुल उसी फूलदान गुलदस्ते जैसा दिख रहा है, जैसा फूलदान होता है वैसे ही दिखता है, फूलदान के जैसा। और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए, जो इसकी लंबाई होती है साइकान की, वो 2.5 से लेकर के आप मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर तक इसी के बीच में होते हैं। इनकी लंबाई 2.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इनका शरीर 2 स्तरों का बना होता है, द्विस्तरीय होते हैं। इसका मतलब इनका शरीर 2 स्तरों का बना है, इसका मतलब ये द्विस्तरीय जंतु होते हैं। और प्रत्येक स्तर में कई कोशिकाएं होती हैं, हर एक स्तर में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्विस्तरीय है, प्रत्येक स्तर में कई कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ऊतक नहीं होता है। प्रत्येक कोशिका जो होती है, हर एक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, क्योंकि इस पे ऊतक पे बंधी नहीं होती। जैसे कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती थी तो उसके अंतर्गत कार्य होता था, लेकिन इसमें हर एक कोशिका स्वतंत्र होती है और उसका कार्य अलग होता है। यानी प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करती है। मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं अपना कार्य स्वतंत्र रूप से फ्री में करती हैं। और जो इसका भीतरी स्तर होता है, भीतरी स्तर की कोशिकाएं कॉलर कोशिकाएं कहलाती हैं। इसके अगर भीतर की बात की जाए तो भीतरी स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कॉलर कोशिकाएं कहा जाता है। तो भीतरी स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं कॉलर कोशिकाएं कहलाती हैं, कॉलर सेल्स कहलाती हैं, या कीप कोशिकाएं भी उन्हीं को कहा जाता है। कॉलर सेल्स या कीप कोशिकाएं भी कहते हैं, चाहे आप कॉलर सेल्स कहो चाहे कीप कोशिकाओं का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कीप कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो साइकान में। किस संघ में, तो संघ पोरीफेरा में साइकान में पाई जाती है कीप कोशिकाएं या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर एक कीप कोशिका को बनाया जाए तो देखिए इस तरह से अगर है, ये इसका कीप का आकार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये यहां पर एक फ्लैजिला लगा होता है। ये कीप कोशिका आप मान सकते हैं, यहां पर ये कीप कोशिका मान सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कीप कोशिका के बारे में डिटेल से बताया था, एसी पोरीफेरा के संघ में जब लक्षण वगैरह बताए थे, तो ये यहाँ पर डिटेल से नहीं बताएंगे। जो कीप कोशिका है, इसका जो ये फ्लैजिलम है, जो कसाभिक होता है, ये कसाभिक कहलाता है। ये जो कसाभिक होता है, ये कसाभिक भोजन के कणों को पकड़ने का कार्य करता है। भोजन के कण जो होते हैं उनको पकड़ने का कार्य, भोजन के कणों को पकड़ता कौन है, तो पकड़ने का कार्य जो कीप कोशिकाओं का कसाभिक होता है, फ्लैजिला होता है, ये पकड़ता है। फ्लैजिला, अंग्रेजी में फ्लैजिला कहा जाता है। ये कॉलर कोशिकाएं क्या करते हैं कि ये जो कसाभिक होते हैं, ये इस तरह से हिलते रहते हैं और जल में जो कुछ भी भोजन वगैरह आता है तो उसी जल में तरंगे उत्पन्न करती हैं इसी की सहायता से, और भोजन को पकड़ लेती हैं। मतलब कॉलर कोशिकाओं का कार्य क्या हुआ, तो भोजन कणों को जल से पकड़ना। चूंकि जल इसके अंदर जाता रहता है, चलता रहता है, तो उसी जल से भोजन को पकड़ना कॉलर कोशिकाओं का कार्य होता है। इसके शरीर पर, संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। इसके पूरे शरीर पर ये छोटे छोटे से छिद्र जो होते हैं, इन छिद्रों को आस्टिया कहा जाता है। इसके शरीर पर जो छोटे छोटे से छिद्र पाए जा रहे हैं, इनको आस्टिया कहा जाता है। और ऊपर की ओर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे आस्कुलम कहते हैं। और इनका आकार कैसे होता है, देखिए बेलनाकार शाखाएं होती है, बेलनाकार आकार होता है। और जो इसका आधार होता है, जो चट्टान से चिपका रहता है, उसको स्टोलेन कहा जाता है। और इसका अंतः कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाओं का बना होता है। तो बड़े वाले छिद्र को आस्कुलम कहते हैं, और आस्कुलम को अपवाही रंध्र भी कहा जाता है। अपवाही रंध्र भी इसका नाम है। जो आस्कुलम है इसको अपवाही रंध्र भी कहते हैं, और जो आस्टिया है इसको आयस्क भी कहा जाता है। इनके दूसरे नाम भी जान लीजिए, आस्टिया को आयस्क भी कहा जाता है, आस्कुलम को अपवाही रंध्र भी कहा जाता है। शरीर इनका बेलनाकार होता है, छिद्र युक्त होता है, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पानी इसके अंदर जाता है, प्रवेश करता है।
और जो ऊपर की ओर बड़ा सा छिद्र है उसके द्वारा पानी बाहर की ओर निकल जाता है और वो पानी चलता रहता है, उसी से ये भोजन के कणों को पकड़ने का कार्य करते हैं, जो फ्लैजिला इसके अंतर्गत होते हैं। और जो इसके अंदर खाली स्थान होता है जिसमें पानी चलता है उसे स्पंज गुहा कहा जाता है। जो बीच में खाली स्थान होता है उसे स्पंज गुहा कहा जाता है। यानी प्रत्येक शाखा के बीच में, प्रत्येक शाखा में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, प्रत्येक शाखा के बीच में खाली स्थान होता है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। चलिए स्पंज गुहा का हम चित्र दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, इसको जो काटा गया है, साइकान में जल की धारा के मार्ग का चित्रीय निरूपण जो किया गया है यहाँ पर। तो देखिए ये साइकान की एक शाखा है, इसको काटा गया है, कट करके देखिए इसमें जल की बहुत सारे छिद्र दिखाए गए हैं। ये छिद्र कौन से हैं? ये आष्टिया है। जो छिद्र है ये आष्टिया, ये आयस्क कहलाते हैं या आष्टिया कहलाते हैं। और ये बड़ा वाला छिद्र आस्कुलम कहलाता है। इन छोटे वाले छिद्रों से देखिए जल की धारा अंदर की ओर प्रवेश करती है और ये जो बीच में खाली स्थान होता है इसे स्पंज गुहा कहा जाता है, स्पंजोसील कहा जाता है या स्पंज गुहा कहते हैं। इन छोटे छिद्रों से जल अंदर की ओर प्रवेश करता है। अब जल में जो कण होंगे भोजन के वो पकड़ लेगा, उसी के माध्यम से कर लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन भी इसी के माध्यम से करता है ये, और बाकी जल शेष बाहर की ओर निकलता जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो भी जल के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं। नाल प्रणाली इसमें पाई जाती है। एक शब्द आता है नाल प्रणाली, किसमें पाई जाती है? तो साइकान में नाल प्रणाली पाई जाती है। इसके इतने से भाग को देखिए कट किया गया है और कट करके दिखाया गया है, इधर से भी जल जा रहा है, इधर से भी जल जा रहा है। इसके इतनी देहभित्ति को कट किया गया है और यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें हर तरफ से जल प्रवेश कर जाता है, छिद्र होते हैं, और प्रवेश करने के बाद बीच में यहाँ स्पंज गुहा में पहुंचता है बीच में और फिर ऊपर की ओर निकल जाता है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो इसे ही नाल प्रणाली कहा जाता है। नाल या कैनाल सिस्टम इसी को कहा जाता है। देखिए अगर नाल प्रणाली को इस तरह से देखें रेखा चित्र में तो देखिए इस तरह से होता है। ये आष्टिया है, ये आष्टिया वाले जो छोटे छोटे से छिद्र हैं ये आष्टिया होते हैं। इधर से जल जाता है, इधर से जल जा रहा है, इधर से भी जल जा रहा है, इधर से भी जाता रहता है। अब ये बाहर जो बीच में है ये स्पंजोसील गुहा कहलाती है या स्पंज गुहा कहलाती है। इधर से जल घुसा, इधर से घुसा और बीच से होता हुआ निकल गया। अब ये चूंकि स्थिर जंतु होते हैं, पेड़ पौधों की तरह से लगे रहते हैं, तो इधर जल निकल जाता है और इसी जल में जो भोजन के कण आते हैं वो भोजन कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 बाहर की ओर निकाल देता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर की ओर निकाल देता है। और आपको बता दें अंतिम पॉइंट कि इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। जो साइकान होते हैं अगर यहाँ से कट गए, यहाँ से कट गए तो फिर से उगाते हैं, रीजनरेशन की क्षमता होती है। इसीलिए कहा गया पुनरुद्भवन की इसमें अपार क्षमता होती है या रीजनरेशन की इसमें अपार क्षमता होती है। चलिए अब दूसरे जंतु ल्यूकोसोलेनिया पर आते हैं। तो ल्यूकोसोलेनिया के बारे में जान लेते हैं। ये एक सरलतम जंतु होता है। जो ल्यूकोसोलेनिया है ये एक सरलतम जंतु है, सरलतम जंतु होता है जो संघ पोरीफेरा में पाया जाता है। और कहाँ मिलता है? तो समुद्र के किनारे पाया जाता है, समुद्र के किनारे पाया जाता है ये। और समुद्र के किनारे छिछला जो जल होता है, जो उथला जल होता है, उथले जल में पाया जाता है और कॉलोनी बनाकर रहता है, इसलिए संघीय प्राणी है, कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी बनाकर जो रहते हैं उनको संघीय प्राणी कहा जाता है, संघों में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। मतलब कॉलोनियां समुद्र तट के छिछले जल में पाई जाती हैं। जो इसकी कॉलोनियां हैं वो समुद्र तट के छिछले जल में पाई जाती हैं। और आपको बता दें इनका शरीर सममित अरीय होता है। जो इनका शरीर है वो शरीर सममित अरीय होता है, अरीय होता है या रेडियल सिमेट्री होता है। सममित अरीय को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। और चर्म स्तर जो होता है वो सिनेकोडर्म, सिनेकोडर्म का बना होता है। चर्म स्तर सिनेकोडर्म या कह लीजिए कि पिनेकोसाइट अथवा पिनेकोसाइट का बना होता है, या इसमें पिनेकोसाइट पाई जाती है ये भी आप कह सकते हैं। और पिनेकोसाइट में रंध्र कोशिकाएं होती हैं। जो पिनेकोसाइट होता है उसमें रंध्र कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से जल अंदर की ओर जाता है। मतलब जो इसकी देह भित्ति है, देह भित्ति में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। देखिए आप चित्र में देख लीजिए, इसकी देह भित्ति में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें आष्टिया कहा जाता है। आष्टिया, इन सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं?
आस्टिया कहा जाता है और इन्हीं छिद्रों से जल अंदर की ओर जाता है और ऊपर की ओर थोड़ा सा बड़ा छिद्र होता है जिसे आस्कुलम कहते हैं। इससे जल बाहर की ओर निकल जाता है। तो छोटे छोटे से सभी छिद्र आस्टिया वाले होते हैं। ये सब कहाँ खुलते हैं? स्पंज गुहा में खुलते हैं। आपको भी साइकान में बताया था, बिल्कुल वैसे ही होता है कि अंदर से ये स्पंज गुहा में खुलेंगे। लेकिन ये जो होते हैं ये संघीय प्राणी हैं, यानी कि बहुत सारे इकट्ठे समूहों में पाए जाते हैं और जल प्रवाह बनाने का कार्य इसमें कीप कोशिकाएं करती हैं। इसके अंदर जो कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, मैंने बताया था कीप कोशिकाएं क्या करती हैं। उसमें कीप कोशिकाओं में क्या होता है कि वो जो फ्लैजिला था वो इधर उधर हिलता रहता है, जिससे जल प्रवाह बना रहता है। वो हिला हिला करके पानी को तरंगों की भांति चलाता रहता है। कंटिकाओं का बना कंकाल इनमें पाया जाता है, यानी अंतःकंकाल कंटिकाओं का बना होता है। और बेलनाकार देखिए रचनाएं ये भी हैं, तो आप बता सकते हैं कि बेलनाकार रचनाएं होती हैं। और आधार जो होता है इनका नलिका रूपी स्टोलन, ये जो आधार है इसको स्टोलन कहते हैं। ये स्टोलन के द्वारा जुड़ी होती है, सब आपस में स्टोलन के द्वारा देखिए जुड़ी हुई है। और इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। अब आते हैं अगले जंतु यूप्लेक्टेला पर। जो यूप्लेक्टेला है आकर्षक समुद्री स्पंज है, समुद्री स्पंज होता है। दिखने में बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए आकर्षक समुद्री स्पंज कहा गया है। फिलीपाइन और वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के गहरे जो समुद्र होते हैं उन गहरे समुद्रों में मिलता है ये जो यूप्लेक्टेला होता है। और कैसा दिखता है? तो इस तरह से बना होता है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा, बहुत सुंदर सा, आगे की तरफ मुड़ करके देखिए इस तरह से मुड़ा होता है और फूल जैसी रचना बनाता है, या कह लीजिए कि फूल की डलिया जैसी रचना बनाता है। इस तरह से मुड़ जाता है और फूल की डलिया जैसे रचना बनाता है। इसीलिए इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। किसको? तो यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, या वीनस की फूलों की डलिया भी कहा जाता है। वीनस की फूलों की डलिया भी इसी को कहते हैं, चाहे वीनस फ्लावर बास्केट कहो चाहे वीनस की फूलों की डलिया कहो। उनके ऊपर छलनी के समान छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिन्हें सीव प्लेट कहा जाता है। सिलिका की बनी कंटिकाएं पाई जाती हैं, इसी के ऊपर सिलिका की बनी बहुत सारी कंटिकाएं पाई जाती हैं। कंटिकाओं का झुंड कह लीजिए होता है। और इसका सूखा कंकाल जो होता है वो सजावट के काम आता है। सूखा कंकाल सजावट के काम आता है, सजावट के काम आता है। और जापानी लोग शादी के समय इसे उपहार में देते हैं। शादी के समय उपहार में इसे यूप्लेक्टेला को उपहार में देते हैं। शादी जब होती है तो उसमें उपहार में दिया जाता है, ताकि जो नवयुगल हैं वो नवयुगल मृत्यु के बाद भी कब्रगाह में या कब्र में एक साथ रहें, इसके लिए से जापान में शादी के समय उपहार में दिया जाता है। अब स्पॉन्जिला पर आते हैं, तो यह छोटे स्पंज कॉलोनी में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे से स्पंज होते हैं। ये छोटे स्पंज होते हैं, छोटे स्पंज होते हैं और कॉलोनी में पाए जाते हैं। कॉलोनी में मिलते हैं, ये छोटे स्पंज होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नदियों में, नदी, तालाबों में, नहरों में, पोखरों में, पत्थरों या चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं। ये जो स्पॉन्जिला है ये नदी, तालाब, नहरों, पोखरों में, चट्टानों या पेड़ पौधों से चिपका हुआ पाया जाता है। और इनका शरीर अगर पूछा जाए कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो पीले कत्थई रंग का होता है। गाढ़ा पीला या कत्थई रंग के ये होते हैं। लेकिन चूंकि सहजीवी शैवाल होता है इसके संपर्क में, सहजीवी शैवालों के कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। वैसे ये तो पीले कत्थई रंग के होते हैं, लेकिन सहजीवी शैवाल के कारण ये हरे रंग का प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इसका कंकाल जो होता है वो स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। कंकाल स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। रेहगान प्रकार का
नाल तंत्र पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है जो स्पांजिला होता है। पुनरुद्भवन की क्रिया भी होती है, ऐसे भी इसमें जीवन चक्र चलता है और जैम्यूल निर्माण होता है। जैम्यूल निर्माण याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैम्यूल निर्माण से भी इसमें जनन होता है। फिर अंतिम जंतु है यू स्पांजिया। यू स्पांजिया अंतिम जंतु है और आपको बता दें ये बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। बाथ स्पंज भी कहा जाता है, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं, नहाने वाला या स्नान स्पंज भी कहा जाता है। और यह पश्चिमी भारत अमेरिका के जो समुद्री तट हैं उन समुद्री तट में उथले जल में चट्टानों से चिपका हुआ, पेड़ पौधों से चिपका हुआ पाया जाता है जो स्पंजिया है। और इनका रंग गहरा भूरा, रंग कैसा होगा, रंग गहरा भूरा होता है, गहरे भूरे रंग के होते हैं या फिर काले रंग के भी होते हैं। और इनको साफ करके बाजार में स्पंज के रूप में बेचा जाता है। इनकी सफाई की जाती है और सफाई करके बाजार में स्पंज के रूप में इनको बेचते हैं। और आपको बता दें इसीलिए इनको बाथ स्पंज कहा जाता है, नहाने का स्पंज कहा जाता है। इनके शरीर के अंदर अनेक उभार होते हैं, इन उभारों को आस्कुलम कहा जाता है, आस्कुलम या अपवाही रंध्र कहा जाता है। और आपको बता दें कि इनका उपयोग गद्दे बनाने में किया जाता है। जो यूस्पांजिया होते हैं इनका उपयोग गद्दे बनाने में करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण स्पंज और उनको क्या कहा जाता है ये जान लेते हैं। देखिए यूप्लेक्टेला वीनस की फूलों की टोकरी इसको कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है, याद रखेंगे। हाइलोनीमा जो है कांच की रस्सी के रूपी स्पंज कहा जाता है, कांच की रस्सी रूपी स्पंज या ग्लास रूप स्पंज इसको कहा जाता है। वीनस फ्लावर बास्केट इस यूप्लेक्टेला को, हाइलोनीमा को ग्लास रूप स्पंज, यूस्पंजिया को स्नान या बाथ स्पंज कहा जाता है। क्लाइओना को बेधक स्पंज कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहा जाता है। और क्लाइना को मरमेड के दस्ताने बोला जाता है, मरमेड ग्लव्स स्पंज कहा जाता है। और हिप्पोस्पंजिया को अश्व स्पंज कहते हैं, हॉर्स स्पंज कहा जाता है, अश्व स्पंज या हॉर्स स्पंज बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को यहीं पर बता दें कि संघ पोरीफेरा पर आधारित टोटल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।